हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के लिए महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैथ में बहुत अच्छे अंक हासिल करना तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टडी करवाऊंगा। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा साल भर में एक भी बार, तब भी इस चैप्टर से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी आप अटेंड कर देंगे आसानी से और इसमें पूरे अंक हासिल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर 3 का लिए जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग एक अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। इसके साथ ही 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 4 अंक वाले क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। इसका पूरा बेसिक हम क्लियर करेंगे, जिससे कि जो 2 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो वो भी आपको इन्हीं के माध्यम से कवर हो जाएंगे। अलग से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो देखना, आखिरी में लास्ट में जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वस्तुनिष्ठ, एक एक क्वेश्चन को आप अटेंड कर लेंगे बिना किसी अलग से तैयारी के। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ध्यान से, और हम एक एक करके कुछ सवालों को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियाँ होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग विधियाँ होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो यहाँ पर आपके सिलेबस से इस वर्ष ग्राफीय विधि को हटा दिया है। अभी आपको ये विधि नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बाकी जो 3 विधियां हैं इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है और डायरेक्ट 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपका जो प्रश्न पत्र है सरल बनाया जाता है मैथ का, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे अंक आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही साधारण सी विधियां हैं जो कि आपको सभी क्वेश्चन में काम आएंगी। और डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है तो उसमें समझिए यहाँ पर अंक लाने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पूरे अंक बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही विधियाँ कवर कराऊंगा। तो हम ग्राफीय विधि को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस बार एग्जाम में नहीं आना है। आगे कभी मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वहां से आप इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो विलोपन विधि है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो जो विलोपन विधि है इसके लिए एक सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया है। रेखीय समीकरण युग्म यहाँ पर दिया है, तो इसमें आपको विलोपन विधि से इसे हल करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन लिए हैं। इससे प्रश्न बैंक की जो अध्ययन आपको करना है वो भी अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपको 2 समीकरण दिए गए हैं इसी को रेखिक समीकरण युग्म बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, चर की 1 है। देखिए, दोनों जगह चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो एक रेखिक समीकरण युग्म है। और 2 चर यहाँ पर हैं, देखिए एक है एक्स और एक है बाय, इसलिए इसे नाम दिया गया है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 समीकरण है वो आपस में एक युग्म बनाते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक एक बात को ध्यान से सुनिए, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आसानी से अटेंड हो पाएंगे। तो चलिए हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपको आता भी होगा इसे सोल्व करने, तो एक बार मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उसे और ध्यान से देख लीजिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 2 आपको समीकरण दिए गए हैं, तो किसी को भी आप समीकरण 1 सबसे पहले मान लीजिए और किसी को भी समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, जिसको भी आप मानना चाहते हैं मान सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है, विलोपन विधि के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चर के गुणांक को आपको समान बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक चर आपके पास है एक्स और एक है बाय, तो आप चाहे तो किसी भी चर के जो गुणांक है उसे समान बना सकते हैं। चाहे तो समीकरण 1 और 2 में आप एक्स के गुणांक को समान बना लें, चाहे तो आप बाय के गुणांक को समान बना लें। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको ध्यान से समझिए। थोड़ा सा मैं बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। आप 101% क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड कर कर आएंगे और वहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ और उस तरीके से आप सोल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि पूरे के पूरे नंबर इस क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा जो यहाँ पर समीकरण है उसे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, अब जैसा कि मैंने कहा आपको गुणांकों को समान बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो यहाँ पर एक्स है, एक्स इसके गुणांक को समान बनाते हैं। तो ऊपर क्या है, 7 है। देखिए ऊपर 7 दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर क्या है, 1। तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, इसका जो गुणांक है क्या है, 1 है। देखिए क्योंकि आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो आपको इस पूरे समीकरण में 1 से गुणा कर देना है
और यहाँ पर ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है 7, तो आपको इस 7 से नीचे वाले समीकरण में जो है गुणा कर देना है। देखिए कितना सिंपल है। अब हम गुणा नीचे कर लेते हैं, तो चलिए गुणा करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे हम 1 से, सबसे पहले 7 में गुणा करेंगे। देखिए पूरी संख्याओं में गुणा करना है आपको, तो सबसे पहले 7 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 7x मिलेगा, माइनस का यहाँ पर 15 y मिलेगा और बराबर में आपको 2 मिलेगा। 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 7 से हम गुणा करेंगे इस सभी संख्याओं में, तो क्या मिलेगा, 7x होगा सबसे पहले, तो क्योंकि 7 से हम x में गुणा करेंगे। इसके बाद प्लस को हम प्लस रखेंगे, 7 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 14y आपको मिलेगा। इसके बाद बराबर में 7 3 क्या मिलेगा आपको, 21, ये यहाँ पर आ गया है। तो अभी देखिए x के जो गुणांक बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो गुणांकों को बराबर करना है। अब चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और जितने चिन्ह सभी के आपको जो है चिन्ह बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर 7 क्या था, प्लस का था, माइनस का हो गया है। यहाँ पर 14 प्लस का था तो माइनस का हो गया है, और यहाँ पर 21 है वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि पहले से प्लस का था। तो सभी के हमने यहाँ पर साइन बदल दिए हैं। अब क्या करना है, आपको घटा देना है और जुड़ रही है कोई संख्या तो उसे जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखिए ये दोनों तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस का कट गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो नया चिन्ह है आपको वही देखना है। 14 का यहाँ पर नया चिन्ह क्या है, माइनस, और यहाँ पर 15 का क्या है, माइनस। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। इस चिन्ह को आप भूल जाइए क्योंकि ये तो हमने बदल दिया है। तो दोनों क्या है, माइनस के। माइनस और माइनस क्या होता है, संख्या जुड़ती है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो माइनस का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 29, ठीक है, 29, और y यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा। इसके बाद बराबर लगाइए। अब यहाँ पर 21 माइनस का है और 2 क्या है, प्लस का, तो क्या होगा, संख्या घटेगी। 21 में से 2 को घटाइए तो क्या मिलेगा आपको, 19 मिलेगा। 19 किसका मिलेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखिए माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए, अब y को यहाँ पर हम रखेंगे। 29 जो है यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बटे में आएगा, तो 19 बटे क्या हो जाएगा, 29, ठीक है। ये यहाँ पर आपको मिला है y का मान, ठीक है, y का मान आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इस y के मान को रखना है किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो y का मान है उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर लिखेंगे नहीं तो अंक आपके कहीं ना कहीं काट लिए जाएंगे। तो लिखना आपको कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप 1 में रखना चाहते हैं तो 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। क्या है y का मान, 19/29 आया हुआ है। तो चलिए 19/29 आपको रख देना है। समीकरण हमारा 2 कौन सा है, देखिए हमने ये समीकरण 2 माना था, x + 2y = 3। तो साइड में मैं लिख देता हूँ एक बार और, x + 2y = 3। अब y का मान कितना आया हमारा, 19/29। 19/29 को हम यहाँ पर रख देते हैं, चलिए 2, ठीक है। 2 क्या है, गुणा में है, और y का मान क्या है, 19/29, और बराबर में क्या है, 3 है। अब देखिए इसे आपको आगे सोल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, x को ऐसा ही रखेंगे, प्लस में 2 है गुणा में, तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो आपको कितना मिलेगा, 38/29, ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 3 है। अब अगर आप x को ऐसा ही रखते हैं और 38/29 को आप उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 तो यहाँ पर है प्लस का, इसके बाद ये संख्या है यहाँ पर प्लस में, तो माइनस में हो जाएगी उस तरफ, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 38/29। अब यहाँ पर आपको इसे आगे सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 29 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा, और यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद इसे पूरा जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 49/29। तो ये यहाँ पर इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, बस x और y के मान ही ज्ञात करना थे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेना है। यहाँ पर x और y दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, यही यहाँ पर आपका आंसर है। तो इतना ही आपको इसमें करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया है आपका कौन सा, विलोपन विधि। अब चलिए अगली विधि हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक विधि हमने यहाँ पर कर ली है, विलोपन विधि। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रतिस्थापन विधि है। तो इसे भी ध्यान से समझिएगा, ये भी काफ़ी आसान है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हालांकि
जो विलोपन विधि है इसी को पसंद करते हैं, इसी को ज़्यादा सरल मानते हैं। लेकिन मैं आपको सारी विधियां पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको जो भी अच्छी लगेगी उससे आप एग्जाम में सवाल कर सकते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं आता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ आता है, विलोपन विधि से करना है या फिर प्रतिस्थापन से करना है, तो आपको उसी विधि से एग्जाम में करना है। और लिखा हुआ नहीं आता है तो आप जिस भी विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है प्रतिस्थापन विधि के लिए। इस विधि में भी सबसे पहले आपको वही करना है, किसी भी समीकरण को आप समीकरण 1 मान लीजिए और किसी को भी आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x या y किसी एक का मान ज्ञात करना है दूसरे चर के रूप में। जैसे कि हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे y के रूप में समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, x + 3y = 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे y के रूप में। इसके लिए क्या करना है, हमको x को एक तरफ रखना है और उसके अलावा जितनी भी संख्या है सभी को हमको पक्षांतर कर देना है दूसरी तरफ। तो x को हम यहाँ पर ऐसा ही लिख देते हैं, बराबर लगाएंगे 6 यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। इसके बाद यहाँ पर 3y है जो कि प्लस का है, चलिए माइनस में ये आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y। तो अभी हमें यहाँ पर x की एक वैल्यू मिल गई है जिसे आप चाहे तो समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो आपको अंक पूरे नहीं मिलेंगे। आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपने इस समीकरण से मान ज्ञात किया x का, तो आपको किसी दूसरे समीकरण में इसका मान रख देना है। जैसे कि समीकरण 1 से हमने x का मान ज्ञात किया है तो समीकरण 2 में हम इसका मान रख देंगे। तो लिखना है आपको x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, x का मान आपको कितना मिला है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपका x का मान है, इसे आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 2 को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है 2x - 3y बराबर यहाँ पर है 12। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 2 को हम ऐसा ही रखेंगे। x का मान यहाँ पर क्या है 6, x का मान है यहाँ पर 6 - 3y। तो 6 - 3y हमने यहाँ पर लिख दिया है कोष्टक में, और माइनस यहाँ पर 3y पहले से दिया हुआ है। इसके बाद बराबर में यहाँ पर 12 है। आगे से सोल्व कर दीजिए, 2 का गुणा 6 में होगा तो कितना मिलेगा 12, माइनस 2 3 6 और फिर y और माइनस के 3y और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 12। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस माइनस का y है, दोनों आपको पता है क्या करना होता है इस कंडीशन में, माइनस माइनस का है तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का यहाँ पर 9y आ जाएगा और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए ये 12 यहाँ पर उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या है प्लस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर हम पूरा बेसिक से करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 12 माइनस का 12, ये 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा आपको 0। और बराबर यहाँ पर में क्या है, बाय के साथ है माइनस का 9 और यहाँ पर आ गया है 0। तो अभी बाय का मान कितना मिलेगा, 9 यहाँ पर जो है बटे में जाएगा यहाँ से 0 के, तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। 0 के बटे में कोई भी संख्या होगी तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आखिरी में 0 ही मिलना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, बाय का मान आएगा 0 और x का मान अभी हमको ज्ञात करना है। y का मान हमने कर लिया है ये, अब x का मान कितना आएगा, अगर y का मान 0 है तो हम इस y की वैल्यू को ऊपर दिए गए किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में, जिस भी समीकरण में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलिए y का मान हम जो 0 है उसे हम समीकरण यहाँ पर रख देते हैं, किसमें, 3 में। तो चलिए समीकरण 3 हमारा क्या है, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x बराबर 6 माइनस का 3y। अब x बराबर y का मान कितना मिला है हमको 0, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया है, और x बराबर क्या है 6 माइनस 3 का गुणा 0 में होगा 0 मिलेगा, और x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ पर ये हमारे x और y के मान आ चुके हैं। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमने इस वीडियो में आपकी 2 विधियों का अध्ययन कर लिया है, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। अब आपकी एक और विधि बची है वज्रगुणन विधि, तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए। इससे जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।